ये सिर्फ एक वीडियो 2014 से लेकर 2024 तक बलात्कार के मामले एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार कुछ आंकड़े स्क्रीन पर दिए गए हैं, आप लोग देख सकते हैं। 2014 में बलात्कार की मामलों की संख्या 36,735 थी। 2015 में है बलात्कार के मामलों की संख्या बढ़कर 34,651 प्रति वार्षिक वृद्धि दर से दर्ज की गई। 2016 में 38,947 बलात्कार के मामले दर्ज किए गए। वहीं 2017 में 32,559 बलात्कार के मामले दर्ज किए गए। 2018 में 33,356 बलात्कार के मामले दर्ज किए गए। 2019 में यह संख्या 32,033 दर्ज की गई। 2020 में यह संख्या घटी और 28,046 हो गई। 2021 में पुनः बलात्कार के मामलों की संख्या बढ़ी और 31,670 हो गई। 2023 में 32,000 हो गई और 2024 में 34,000 हो गई। यहाँ की देखा जाए तो 22, 23 और 24 में लगातार 31,000, 32,000 और 34,000 बलात्कार के मामलों की संख्या दर्ज की गई। कुल मिलाकर 2014 से लेकर 24 तक लगभग 3.5 लाख बलात्कार के मामले दर्ज किए गए। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि 2023 में जहाँ बलात्कार के मामले में 1.1% की वृद्धि दर्ज देखी गई थी, वह 2024 में संख्या बढ़ी और 2023 की तुलना में 2024 में 8% से भी अधिक हो गई। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट कह रही है। इतना नहीं, बलात्कार के मामले में जो दोष सिद्ध है वह आज की तारीख में भी 27 से 28% के बीच बनी हुई है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जितने भी बलात्कार के मामले अभी हाल ही में आए हैं, उनका एक पक्ष यह भी है कि बलात्कार के मामले में पीड़िता और आरोपी एक दूसरे को जानते थे, जो कि सामाजिक संरचना में गहराई से जड़ें जमाए हुए मुद्दों को उजागर करती हैं। मैं यहाँ कुछ ऐसे ही मामले आप लोगों के सामने कुछ चर्चा कर रहा हूँ। 2025 में वाराणसी में गैंगरेप केस, मार्च और अप्रैल का महीने था। 19 वर्षीय छात्रा से 6 दिनों तक लगातार 23 लोगों ने गैंगरेप किया। पीड़िता आरोपियों को इंस्टाग्राम और अपनी पर्सनल एक्विटेंस यानी कि पर्सनल जान पहचान के जरिए जानती थी। यह मामला दर्शाता है कि सोशल मीडिया और कैसे व्यक्तिगत संबंधों का दुरुपयोग किया जा सकता है। 2024 में ऐसा ही मामला भोपाल का है, जहां पिता के मित्र जिसका नाम कमर सिंह था, जिसका घर पर आना जाना था, उसकी नाबालिग बेटी से बलात्कार किया गया। इस मामले में कोर्ट ने आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई। यह मामला दर्शाता है कैसे पर्सनल संबंधों का दुरुपयोग किया जाता है। 2024 का ऐसा ही मामला है, जहां पर मुंबई में एक जोड़ा लिव इन रिलेशनशिप में रहता था। 11 माह तक लगातार यह रिलेशनशिप में रहा। यह एक नोटराइज समझौते के तहत एक लड़की और एक लड़का रहते थे। जब अदालत में मुकदमा पहुंचा तो पीड़िता ने मामला जैसे दर्ज किया तो उसने कहा कि माय लॉर्ड, मैं इस नोटराइज समझौते के तहत पीड़िता के साथ रहा हूं। यह बलात्कार का आरोप नहीं है, यह मुझ पर आरोप लगा रही है। इस मामले में कोर्ट ने अग्रिम जमानत दे दी। यह मामला सहमति और बलात्कार के आपसी संबंधों को दर्शाता है और उजागर करता है कि कैसे आपसी संबंधों में ही बलात्कार का मामला हो सकता है और बलात्कार का आरोप लगाया जा सकता है। ऐसा एक मामला 2024 में गुजरात का है। एक मामला 2024 में गुजरात का है, जहां वृद्ध महिला से पुनः बलात्कार किया गया। दिसंबर 2024 में गुजरात में जमानत पर छूटे एक व्यक्ति ने पुनः 70 वर्षीय महिला से बलात्कार किया। यह व्यक्ति पहले भी इसी महिला के बलात्कार के केस में अंदर जा चुका था। यह
जमानत मिली और उसने पुनः इसी महिला से बलात्कार किया। यह दर्शाता है कि न्याय प्रणाली और पीड़ितों की सुरक्षा पर कैसे प्रश्न खड़ा करता है कि एक आरोपी जिसे बिल्कुल भी भय नहीं है, उसे जेल से जमानत मिलने पर उसने आया फ्री वही उपकृत किया बलात्कार। उपयुक्त मामले से स्पष्ट होता है कि बलात्कार के मामले में पीड़िता और आरोपी एक दूसरे को जानते थे, लेकिन ये तो सिर्फ एक ही पक्ष है। दूसरा पक्ष ऐसा भी है कि जहां पर नहीं जानते हैं, ना ही कोई जान पहचान है। मार्च 2025 की बात है, कर्नाटक के कोप्पल जिले में एक विदेशी पर्यटक महिला जो कि अपने होमस्टे ऑपरेटर के साथ यानी कि होमस्टे ऑपरेटर के साथ घूमने निकली हुई थी। रात का समय था, वह सितारों का नाइट व्यू ले रही थी। उसी समय 3 बाइक सवार लोग आए और महिला को लूटने का प्रयास किया, लेकिन महिलाओं को जब न लूट सके तो महिलाओं के साथ जो पुरुष थे उन्हें नहर में धक्का दे दिया और महिलाओं के साथ बलात्कार किया। यह मामला दर्शाता है कि हमारे देश में विदेशी पर्यटकों की भी सुरक्षा खतरे में और कैसे पुरुषों के होती हुए भी महिलाओं के साथ बलात्कारी घटना को अंजाम दिया जाता है। ऐसा ही एक मामला 2024 का है, झारखंड का, जब विदेशी ब्लॉगर के साथ गैंग रेप किया गया। मोटरसाइकिल यात्रा पर निकले विदेशी ब्लॉगर और उसका पति यानी कि दंपति की जोड़ी पर हमला हुआ। 8 अज्ञात लोगों ने इसके साथ गैंग रेप किया और पति से मारपीट की। इसमें एक दूसरे की कोई जान पहचान नहीं थी, यानी पीड़िता और आरोपी एक दूसरे को नहीं जानते थे। एक मामला ऐसा ही बहुत चर्चित है, आर.जे. कर मेडिकल कॉलेज कोलकाता का, जहां पर महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार किया गया, बाद में उसकी हत्या की गई। शुरुआती प्रारंभिक जांच में एसएमए स्वयं सेवक को गिरफ्तार किया गया, लेकिन जब प्रेशर पड़ा तो बाद में जब जांच हुई तो बाद में पाया गया कि स्टाफ सहित अन्य अज्ञात लोगों को भी गिरफ्तार किया गया, जिसमें अन्य महिला डॉक्टरों के साथ साथ यहाँ के प्रिंसिपल की भूमिका भी महत्वपूर्ण मानी गई है। 2014 का ऐसा ही मामला है उबर ड्राइवर का, जहां पर उबर ड्राइवर ने महिला के साथ बलात्कार किया। उबर एक अमेरिकी कंपनी है जो मोबाइल ऐप के माध्यम से ड्राइवरी और अन्य ट्रांसपोर्टेशन की सेवाएं उपलब्ध कराती है। इसी प्रकार का एक हत्याकांड 16 दिसंबर 2012 का, जो कि भारत में बहुत चर्चित हुआ निर्भया हत्याकांड के नाम से। यहाँ मैं पीड़िता की आइडेंटिटी उजागर रखना नहीं चाहूंगा, क्योंकि मीडिया ने इस कांड को निर्भया के नाम से उजागर किया था। दिल्ली के मुनर्का इलाके में 23 वर्षीय फिजियोथेरेपी इंटर्स कर रही थी एक महिला डॉक्टर, जो कि जैसे ही बस में चढ़ी वो बस में सारे के सारे शीशे पर्दे से लैस थे। उसी चलती हुई बस के अंदर इस डॉक्टर के साथ बलात्कार किया गया, बाद में उसकी हत्या की गई। बात यही खत्म नहीं होती, कई रेप बलात्कार के मामले और पीड़िता के साथ मारपीट के मामले ऐसे भी हैं जो कि थाने तक पहुंचते ही नहीं। कुछ पैसों के से मुंहबंद कर दिया जाता है, तो किसी को गुमराह कर दिया जाता है, तो किसी को स्थानीय लोकल नेताओं, प्रधान या गुंडों के द्वारा या मीडिएटरों के द्वारा मामले को दबा दिया जाता है। कारण स्पष्ट है, गरीबी, जागरूकता की कमी, सामाजिक डर, पुलिस प्रशासन व लोकल छुटपुटिये बदमाश और चिरकुट नेताओं द्वारा जनता, मीडिया और पुलिस को पहले तो गुमराह किया जाना और ये लोग गुमराह करने से ना माने तो बाद में पैसे के द्वारा इनका मुंह बंद कर दिया जाना। यहाँ पर पुलिस प्रशासन के निचले स्तर के जितने भी कर्मचारी में भ्रष्ट रिश्वतखोरी पाई गई है। कई मामले ऐसे हैं कि निचले स्तर के पुलिस कर्मचारी के साथ बड़े स्तर के कर्मचारियों पर भी रिश्वत पहुंचा दी जाती है और मामले को कई बार दबा दिया जाता है। जब बहुत ही मामला हाईलाइट होता है तब जाके मामले को कहीं उजागर किया जाता है। साथ ही साथ में यहाँ मैं इस मामले में कहीं जात पात में नहीं बांटूंगा, क्योंकि SC, ST, OBC, जनरल, जिस भी कैटेगरी की, जिस भी हिंदू धर्म, मुस्लिम, सिख, ईसाई, विदेशी, जिस भी महिलाओं के साथ पुरुषों को ऐसा करने का चांस मिलता है तो वो महिलाओं के साथ ऐसे ही अभद्र व्यवहार करते हैं। कारण महिलाओं की राजनीति पकड़ कमजोर होना, कानून से महिलाओं का अपरिचित होना और आर्थिक पकड़ इनके ढीले होना, सरकार द्वारा रेप के मामलों में कानूनी प्रक्रिया का मजबूर स्तर पर कार्रवाई का ना होना। वहीं दूसरी ओर बलात्कार के मामले सिर्फ यौन इच्छा का ही परिणाम नहीं है, यह वर्चस्व, नियंत्रण और मानसिक प्रकृति का ही परिणाम होता है। हमारे समाज में सदियों से प्रतिशतात्मक समाज रहा है। इसका एक कारण यह भी है कि लोगों की पैट्रियार्कल माइंडसेट, वर्षों से पुरुष प्रधान और स्त्री को पुरुषों के अधीन समझा गया है। यही सोच आज भी पुरुषों के कई हिस्सों में विद्यमान है। एक यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के अनुसार पुरुष अपनी ताकत दिखाने के लिए भी ऐसा करते हैं, यानी कि महिलाओं का बलात्कार करते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण कारण है यौन कुंठा।
पुरुष प्रधान समाज में लोगों के लिए यौन कुंठा भी मस्तिष्क में रहती है। पुरुष अक्सर महिलाओं को नीचे दिखाना चाहते हैं, जिस कारण विधेयक जैसी घटनाएं होती है। तीसरा कारण है व्यक्ति और अपराधियों को कानून का बिल्कुल भी डर नहीं है। कई बार अपराधियों को सजा नहीं मिलती और वह कानून की पकड़ से बच जाते हैं, जिससे उनके हौसले बुलंद हो जाते हैं। पोर्नोग्राफी और सोशल मीडिया का दुरुपयोग भी आजकल इस प्रकार से होता है कि यह कारण भी एक बलात्कार का एक जिम्मेदार कारण माना जाता है। महिलाओं के प्रति असम्मान, बचपन से ही लड़कों को अगर इसकी शिक्षा दी जाए कि महिलाओं को उन्हें सम्मान करना है, तो रेप जैसी घटनाएं बहुत ही कम दर से होंगी और धीरे धीरे इस पर नियंत्रण भी पाया जा सकता है। सामाजिक चुप्पी और शर्म, कई बार पीड़िता की आवाज को दबा दिया जाता है या उसे दोषी ठहराया जाता है, जिससे कि अपराधियों के हौसले बुलंद होते हैं। बलात्कार के मामलों को रोकने के लिए और बलात्कार को रोकने के लिए और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए हमारे भारत सरकार ने समय समय पर कई महत्वपूर्ण संशोधन और महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जो कि हम चर्चा करने जा रहे हैं। बलात्कार को रोकने के लिए और अपराध को रोकने के लिए भारत सरकार ने बलात्कार को रोकने के लिए भारत सरकार ने समय समय पर कई महत्वपूर्ण कदम उठाए, जिसकी चर्चा हम विस्तृत रूप से करने जा रहे हैं। पहला, इंडियन पेनल कोड आईपीसी 1860 की धारा 375 के तहत बलात्कार की परिभाषा को स्पष्ट किया गया है। अगर किसी महिला की इच्छा के विरुद्ध या उसकी सहमति के बिना अगर यौन संबंध बनाए जाते हैं तो यह बलात्कार की श्रेणी में आता है। 2013 में संशोधित निर्भया हत्याकांड के बाद अर्थात निर्भया कांड के बाद यौन हमले की परिभाषा को विस्तारित किया गया है, जैसे कि अंगों का प्रयोग, ऑब्जेक्टिव आदि। स्पष्ट रूप से इन सबको परिभाषित किया गया है। धारा 376 यानी कि सेक्शन 376 बलात्कार के लिए न्यूनतम 10 साल से लेकर आजीवन कारावास की तथा मृत्यु दंड तक की सजा का प्रावधान है। विशेष प्रावधान ये है, इसमें धारा 376 में अगर कोई अफसर या पुलिस अधिकारी या डॉक्टर या शिक्षक या कोई अन्य पद पर नियुक्त कर्मचारी अगर अपने पद का दुरुपयोग करता है और ऐसी हरकत करता है तो उसे सजा अधिक से अधिक कड़ी होगी। 16 साल से कम उम्र की लड़की के साथ रेप करना मृत्युदंड तक सजा का प्रावधान संभव हो सकता है। पोस्को एक्ट 2 की 2012 में इस नियम के तहत 18 साल से कम उम्र के बच्चों के खिलाफ यौन शोषण और अपराध को रोकने के लिए यह कानून बनाया गया है। तेज सुनवाई और फास्ट ट्रैक कोर्ट का भी गठन किया गया है। भारत सरकार के द्वारा बाल मित्र वातावरण में पुलिस पूछताछ और मेडिकल जांच की व्यवस्था भारत सरकार द्वारा की गई है। 2019 में संशोधन की और कड़ी सजाएं दी गई हैं, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति बलात्कार करता है या फिर नाबालिग के साथ बलात्कार करता है तो उसे मृत्युदंड की सजा हो सकती है। आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013, जिसे इंग्लिश में क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट बोलते हैं, जो कि निर्भया केस के बाद लागू हुआ। इसमें कुछ नई धारा जोड़ी गई, जैसे कि धारा 354 यौन उत्पीड़न से संबंधित है। धारा 354 बी, सी और डी कपड़े खींचना, लड़की का पीछा करना, स्टॉकिंग करना, वायोलेशन करना आदि इस धारा 354 बी, सी, डी के तहत शामिल है। फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करना, जिसमें कि रेप के मामलों की अलग से सुनवाई हो सके और तुरंत न्याय मिल सके। 0 FIR की व्यवस्था की गई है। भारत सरकार के साथ साथ विदेशों में भी कई प्रकार से रेप की घटनाओं को रोकने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, लेकिन भारत में जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया गया है कि महिला हेल्पलाइन नंबर 181 और मोबाइल ऐप जिसका नाम हिम्मत HIMMAT हिम्मत ऐप के जरिए महिला शिकायत कर सकती हैं और अपनी पहुंच को एक सुगम बना सकती हैं जिनके साथ यह घटना हुई है। हर महिलाओं को अपने मोबाइल में 181 नंबर डायल करके रखना चाहिए, डायल पर होना चाहिए और हिम्मत जैसा ऐप भी उनके मोबाइल में होना चाहिए, जो कि उनकी इस आपातकाल की स्थिति में उनको सहायता प्रदान कर सकता है। शिक्षा और जागरूकता की कमी है हमारे देश में, साथ ही साथ में यौन शिक्षा और सेक्सुअल एजुकेशन की कमी है, सेक्स जैसी शिक्षाओं की कमी है जो विदेशों में दी जाती है, जिससे कि गुड टच और बैड टच जैसे कार्यक्रम भी चलाए जाने चाहिए, जिससे कि बच्चों को बचपन से पता हो सके गुड टच क्या है और बैड टच क्या है। विदेशों में कुछ कदम उठाए गए, जैसे कि अमेरिका में सेक्स ऑफर रजिस्ट्री
द्वारा जितने भी अपराधी हैं जो कि बलात्कार से जुड़े हुए हैं उनकी एक लिस्ट तैयार की जाती है, जो कि सार्वजनिक रूप से तैयार की जाती है और पब्लिक के सामने उजागर की जाती है। भारत सरकार को भी इसी तरीके से कार्य करना चाहिए, क्योंकि मैं इसके पक्ष में हूँ। जितने भी रेप के बलात्कारी हैं उनका नाम सार्वजनिक होना चाहिए, जिससे कि लोग इनसे आगाह रहे और इनसे सतर्क रहे कि ये व्यक्ति इस प्रकार की मानसिक प्रवृत्ति का है, क्योंकि बहुत से लोग बलात्कार करने के बाद अपनी आइडेंटिटी छुपा लेते हैं और समाज में एक अच्छी प्रतिष्ठा बनाने की कोशिश करते हैं। टाइटल 9 कानून के तहत कॉलेज में यौन उत्पीड़न रोकने के सख्त प्रावधान अमेरिका में है। साथ ही साथ अमेरिका में फ्री किट प्रोवाइड की जाती है और गोपनीय जांच रखी जाती है अगर किसी से बलात्कार हुआ है। स्वीडन एक स्वीडन देश है जिसमें सहमति आधारित कानून 2000 में आया। इसमें स्पष्ट सहमति नहीं है अगर किसी बालक या बालिका की तो रेप माना जाएगा। यौन अपराधों के लिए सख्त सजा और तेज सुनवाई का प्रावधान है। इसी प्रकार से सिंगापुर में भी बलात्कारियों के लिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट, कुछ मामलों में कोड़े मारने तक की भी सजा है कि जो अगर बलात्कार करेगा तो कोड़े की सजा दी जाए। साथ ही साथ में सीसीटीवी निगरानी और कम्युनिटी पुलिसिंग भी की व्यवस्था की जाती है। फ्रांस जैसे देश में ऑनलाइन उत्पीड़न को भी सेक्स हैरेसमेंट यानी कि यौन अपराध की श्रेणी में माना जाता है। स्कूल में लैंगिक समानता और सहमति पर शिक्षा अनिवार्य है। इस वीडियो के माध्यम से मैं यह कहना चाहूंगा कि कानून बनाने से सिर्फ कुछ नहीं होता है। अगर कानून को सही तरीके से और सतर्कता से लागू किया ना जाए तो कानून कितने भी अच्छे हो, अन्यथा वह व्यर्थी साबित होंगे। अतः अगर कानून को लागू करना है और अगर हम अपनी महिलाओं और देश की बेटियों की सुरक्षा, किसी विदेशियों की सुरक्षा करनी है, चाहे बेटी देशी को हो चाहे विदेशी की हो, एक महिला की सुरक्षा करना ये हमारे भारत देश का सदियों से धर्म रहा है। इसी कारण हमारे देश में महाभारत हुआ, क्योंकि जब जीत द्रौपदी का चिन्ह हुआ तो महाभारत जैसी घटनाएं अंजाम दी गई थी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा भी है कि यदा यदा हि धर्म तदानीं ग्लानिर्भवति भारत। भगवान श्री कृष्ण ने कहा भी है कि यदा यदा हि धर्म तदानीं ग्लानिर्भवति भारतस्य अभ्युत्थानम् धर्मस्य सृज्यमानम्। अर्थात अगर जब पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ता है तो भगवान जन्म लेते हैं, लेकिन इसके लिए भगवान तो जन्म नहीं ले सकते, लेकिन नेता लोग कानून बनाकर उसे भगवान के समान स्वरूप प्रदान कर सकते हैं, जिससे कि पीड़िताओं को न्याय मिले। इसी वाणी के साथ मैं वीडियो को विराम देता हूँ। अगर मेरे वाक्यों में या शब्दों में कुछ मानता हूँ